अच्छा, सो लास्ट टाइम हमने अनफोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना शुरू की थी। अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने कहा था कि इससे पहले तक जितने हमने आर्किटेक्चर्स पढ़े थे वो ऐसे थे कि जिसमें जो फुली पैरेलल आर्किटेक्चर थे। ठीक है, फुली पैरेलल का मतलब है कि जिस रेट पे इनपुट आ रही है आप उसी रेट पे प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, सो उस ऐसे आर्किटेक्चर्स डिजाइन करना ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि आपको जो भी एल्गोरिदम का डाटा फ्लो ग्राफ बनाया और उसमें जहां पर जो सा कंप्यूटेशन का ब्लॉक आ रहा है उस कंप्यूटेशन ब्लॉक को हार्डवेयर में कोड किया और आपका काम हो गया। सो अब जो हम करना चाह रहे हैं वो थी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, दो चीजें कवर करना चाह रहे हैं। और ये वो केस है जब आपका इनपुट का जो सैंपल रेट है वो आपके सिस्टम क्लॉक से डिफरेंट हो। ठीक है, यानी कि आपको या तो क्लॉक्स या तो स्लो सैंपल्स आ रहे हो या फास्ट सैंपल्स आ रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको फास्ट सैंपल्स आ रहे हैं तो हम अनफोल्डिंग करेंगे विच इज इक्वल टू पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, सो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी हम कहते हैं और अनफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, और अगर वो स्लो आ रहे हैं तो हम उसको फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, कि उसमें हम चाहते हैं कि कम रिसोर्सेज यूज हो और आप ज्यादा साइकिल के अंदर काम कर लो, क्योंकि आपके पास साइकिल्स है। अगर आपका कम रेट पे डाटा आ रहा है तो नाउ इट मींस कि आपके पास कुछ साइकिल है, लेट से आपका 8 टाइम्स स्लोअर है डाटा। ठीक है, तो अब आपके पास 8 क्लॉक साइकिल है टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा सर्किट बनाना था जिसमें 8 मल्टीप्लायर लग रहे थे तो आप उधर 1 मल्टीप्लायर लगाकर 8 साइकिल में एक एक करके उससे सारी मल्टीप्लिकेशंस करवा सकते हैं, क्योंकि अगला सैंपल 8 साइकिल बाद आना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोल्डिंग। और अनफोल्डिंग उसका उलट है कि लेट से आपके पास डबल रेट पर आ रही थी डाटा और आप जो सिंथेसाइज करना चाह रहे थे वो उस रेट पर नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपका हार्डवेयर उसमें कोई लूप है जिसका लूप बाउंड इस तरह का आ रहा है कि आप उसको उससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते और अब आपने उससे डबल रेट पे चीज चलानी है। ठीक है, सो डबल रेट पर अगर चलाना है तो आप दो सैंपल्स को इकट्ठा प्रोसेस कर सकते हैं कि यानी कि आप 50 मेगाहर्ट्ज पे आपका सर्किट सिंथेसाइज हो रहा था, आपको पीछे से डाटा 100 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा था तो आपने वैसे 2 सर्किट लगा दी। ठीक, अच्छा, ऐसे 2 सर्किट लगाना स्पेशली अगर फीडबैक हो उसके अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, सो इसका थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करूं तो ये पेरी की किताब है, बेसिकली उसकी स्लाइड्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं उससे उठा रहा हूं। ये अगर किताब रखना चाहें तो ये बड़ी अच्छी किताब है, स्पेशली ये जो सिस्टम डिजाइन का अभी तक हमने कंटेंट कवर किया है उसके लिए। ठीक है, सो ये अगर आप सही टेक्स्ट से कवर करना चाह रहे हैं तो वो सो मिसाल के तौर पर मेरा ये एक सिंपल सा ग्राफ था बिल्कुल। ठीक है, सो जिसमें आप ए से बी जा रहे थे, ये 2 कोई कंप्यूटेशनल ब्लॉक्स थे। ठीक है, और ये बी से ए की तरफ आपके 2 डिलेज थे। ठीक है, सो अब आपका क्या हो रहा था कि आप इसको सैंपल 0 देते हैं, सैंपल 1 देते हैं, सैंपल 2 देते हैं, तो A0 B0 को जाता है, फिर इधर से वापस आता है और मतलब ये 2 साइकिल पुराने डाटा को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसको लेट से कि अब इसका जो भी लूप बाउंड आता है लेट से वो मीट नहीं हो पा रहा हमसे कि आप उसको एक साइकिल में कर सके। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 सैंपल्स को इकट्ठे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आप क्या करोगे, 2 सैंपल इकट्ठे आए, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। ठीक है, इसने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और वापस भेजा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, क्योंकि इधर क्या हो रहा था, इधर से जो सैंपल इधर आया ना ये 2 पुराने सैंपल्स को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, सो अगर ये इस वक्त आपने A0 प्रोड्यूस किया था, मतलब इधर से 0 से B0 किया। ठीक है, इधर से जो वापस आया वो 2 साइकिल बाद आ रहा है। ठीक है, सो इस 2 साइकिल इधर खुद रखे हुए हैं जस्ट टू मेक दी एग्जांपल इजी। ठीक है, सो क्योंकि 2 साइकिल पुराना कर रहा है ना तो आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अगर तो 1 साइकिल पुराना कर रहा होता तो फिर आपकी डिपेंडेंस होती इसके ऊपर। ठीक है, सो मैं उसको कह सकता हूं कि अगर मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है तो सैंपल 0 अगर इधर आ गया। ठीक है, सो अब इसने पहली दफा 0 प्रोसेस किया था, अगली दफा 2 प्रोसेस करना था। ठीक है, फिर 4 प्रोसेस करना था, तो आप डायरेक्टली इसको 0, 2, 4, 8 इस तरह से सैंपल दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप ऐसे ही एक और ग्राफ बना सकते हैं। तो सेकंड साइकिल में जो हो रहा था, ठीक है, साइकिल 0 पे आपने इसको 0 दिया, इधर फिर वो
1 आया, यहां से वापस जो गया, जो आपने इधर प्रोसेस किया वो तो बेसिकली आपका ये जो ग्राफ प्रोसेस कर रहा ना, ये ऑल्टरनेट सैंपल आप इसको अलग अलग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो हमने इसके ऑल्टरनेट सैंपल अलग अलग कर लिए कि इसको 0 to 4 देना शुरू कर दिया, इसको 1 3 5 देना शुरू कर दिया। तो अब ये दोनों ग्राफ स्टिल इक्विवेलेंट ही है, लेकिन और इधर आपने डिले अब 1 का डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप ऑल्टरनेट सैंपल्स दे रहे थे तो ऑटोमेटिकली आपका डिले 1 बन गया, तो आपने बाकी उन दो में से 1 का डिले तो खत्म हो गया। तो ये आपका 2 टाइम्स अनफोल्डेड आर्किटेक्चर बन गया कि जिसमें आप दो चीजों को पैरेलल में प्रोसेस करें, ठीक है। कि आपने इधर 2 सैंपल इकट्ठे आए, आपने उनको प्रोसेस किया, फिर 2 सैंपल इकट्ठे आए, आपने उनको प्रोसेस किया, फिर 2 सैंपल इकट्ठे आए, आपने उनको प्रोसेस किया। और अब आप क्योंकि 2 सैंपल कर रहे हैं तो पीछे आप सैंपलिंग रेट से हाफ पर भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। कि आपको पीछे से एक करके सैंपल आ रहा था, आपने 2 इकट्ठे किए, इसको दे दिए, फिर 2 इकट्ठे किए, इसको दे दिए, इसने 2 को प्रोसेस किया, 2 के रिजल्ट इकट्ठा निकाला, ठीक। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल थी अनफोल्डिंग की, कि जिसमें आप ये काम करते हैं। तो ये शो क्या कर रही है कि आप जब आप अनफोल्ड करते हैं ना, तो आपका हर डिले जो है ना वो J टाइम स्लो हो जाता है। J इज काइंड ऑफ 2 टाइम अनफोल्ड किया तो ये 1 डिले जो है ना, ये बेसिकली 2 के बराबर है, क्योंकि आप एक सैंपल तो वैसे ही छोड़े, ठीक है। अगर आप ऐसे 4 कॉपियां बना लेते, ठीक है, तो फिर 1 डिले का मतलब था वो 4 डिले के बराबर है, क्योंकि अगला सैंपल चौथा सैंपल आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपने 3 सैंपल स्किप करके अगला लिया तो इसका मतलब आपने 4 टाइम्स चीज को स्लो कर। सो 1 डिले का वेट ऑटोमेटिकली 4 डिलेस के बराबर हो जाता है अगर 4 टाइम्स अनफोल्ड होते। इस केस में 2 डिलेस के बराबर है। दूसरी चीज नोट करने वाली ये है कि ओरिजिनल ग्राफ में 2 डिले थे, इस ग्राफ में भी 2 ही डिले है, सिंगल, ठीक है। तो ये अनफोल्डिंग की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो अनफोल्डिंग जो है, अगर मैं ये काम करूंगा तो अब मैं इसको पैरेलल में प्रोसेस कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ था। जैसे जैसे ग्राफ थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ना, ये चीज मुश्किल होती जाती है, ठीक है। जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी वो तकरीबन इस किस्म की एग्जांपल थी, वो मैं उस पर ही वापस अभी आता हूं दोबारा। जिस तरह इधर अगर एक नोड से दूसरे नोड तक 37 डिलेज है, ठीक है, लेट्स से U से V तक, तो अब आप इसको कैसे रीस्केड्यूल करेंगे, ठीक है। तो इसको रीस्केड्यूल करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमने कहा था कि आप ऐसा करेंगे, लेट्स से आपने इसको 4 टाइम्स अनफोल्ड करना, ठीक है। सो 4 टाइम्स अनफोल्ड करना है तो आपको पास 4 सैंपल इकट्ठे आ रहे हैं और आपने 4 सैंपल इकट्ठे उठाने हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, इसकी 4 कॉपियां बना लें, ठीक है। 4 कॉपियां बना ली, उसको आपने नंबर दे दिया 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब इस एज को आपने देखना है फॉर यू, ये जो स्टार्टिंग नोड है ना, इसके लिए 1 2 3 4 हर एक जो 4 कॉपी बनाई है, हर कॉपी के लिए कि ये एज इवेंचुअली उठ के कहां जाएगा और उस एज के ऊपर कितने डिलेज होंगे, ठीक है। तो अगर आप वो ठीक ठीक निकाल लें तो ये आपका ऑटोमेटिकली अनफोल्डेड ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे उसका हमने देखा था कि उसका ये इन्होंने पैरी ने बड़ा मतलब स्ट्रेट सा एक फॉर्मूला बनाकर हमें दे दिया था, ठीक है। कि अगर आपने इधर से इधर तक जाना है तो उसका तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले निकालना है कि आप जा किस नोड पर हैं, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला आपका था ये डिलेज है और ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, कि I प्लस W परसेंट जो था एक, ठीक है, और दूसरा था I प्लस W डिवाइडेड बाय J, और इसका हमने इसको फ्लोर कर दिया था, ठीक है, यानी इंटीजर डिवीजन थी, ठीक है। सो अब अगर आप U0 को देख रहे हैं, ठीक है, सो 0 इसका मतलब 0 प्लस और W जो था वो आपके लेट्स से इस केस में 37 है, जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसमें 4 थे, तो ये आपके पास 0 प्लस 37, इसका रिमाइंडर ले लिया आपने 4 से, ठीक है। सो 37 का रिमाइंडर ले लूं 4 से तो क्या आता है, ठीक है, ये 1 आ गया, ठीक। सो ये आप 4 9 36, एक रिमाइंडर आ गया। सो इसका मतलब है आपने इसको कनेक्ट करना है 1 से, ठीक है। सो ये आपने ये निकाला है कि V का इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये क्या है कि जिस V से कनेक्ट करना है उसका इंडेक्स क्या है, तो हमने निकाला जी, नहीं डिले का ये है,
ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है i प्लस w%j, ये उसका इंडेक्स है v का, और डिले कितने है वो ये है कि उसमें आप डिवाइड करेंगे। अब इस एज पे डिले कितने आने चाहिए, और इधर 9 लिखा हुआ बट विल कंप्यूट इट कि कितने आने चाहिए। तो i प्लस w स्टिल आपके पास 0 प्लस 37 बना, और हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन गया 4 9s are 30, तो ये 9 पॉइंट समथिंग बना, और फिर हमने इसको फ्लोर कर दिया तो 9 बन गया। तो इसका मतलब है इस जगह पर 9 डिले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह आप सारे के सारे वेट्स, सारे के सारे एजेस और वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मैं आई जस्ट कम बैक टू दूसरी स्लाइड थी, मैं पहला वाला ग्राफ दिखाने के लिए इसके ऊपर आया था आपको, जो सिंपल एग्जांपल थी। ओके, सो ये हमने 4 के लिए ये लास्ट टाइम किया था कि अगर हमारे पास वो 37 के बजाय 4 डिलेज हो तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इधर स्लाइड के ऊपर ना ये गलत लिखा हुआ आई थिंक कि ये आपका डिवीजन नहीं है, दिस इज रिमाइंडर, और वो जो है वो आपकी डिवीजन है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं, फ्लोर भी करने वाला काम करना, ठीक। सो ये काइंड ऑफ इस तरीके से जब आप कर लेंगे कि आपने जो सिंपल हर एज के लिए, यानी कि आपके पास ये अभी हमने सिंपल 2 नोड्स बनाई, लेकिन अगर आपके पास अगर एक ज्यादा बड़ा ग्राफ है, ठीक है, तो उसमें आप ये काम हर एज के ऊपर करेंगे। आई थिंक अगली एग्जांपल इसी की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका 3 का ग्राफ है, यहां पर ये बना नहीं हुआ, ठीक है। सो इसको मैं 3 टाइम्स अनफोल्ड करना चाहता हूं, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप बेसिकली आपने ना ये तीनों नोड्स बना देनी 3 दफा, ठीक है। जितने टाइम्स अनफोल्ड करना है, अगर 3 टाइम्स अनफोल्ड करना है, आपने 3 टाइम्स A0 A1 A2 B0 B1 B2 C0 C1 C2 ये बना दी, ठीक है। हाँ, ये मतलब ऑब्वियसली 2 है ना कि एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं पेपर में, उस वक्त तो शायद मैं दे दूंगा आपको कि कितने से अनफोल्ड करना है, लेकिन अगर आप एक रियल लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप जॉब में हैं और आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे थे, तब आपको कैसे पता चलेगा कितना अनफोल्ड करना है। तब आपको ऐसे पता चलेगा कि आपकी जो सैम्पलिंग रेट की कैलकुलेशन बनती है कि किस रेट पे इनपुट सैंपल्स आ रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पहले डिजाइन को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते थे कर लिया विद जो लेट्स से फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बना के, लेकिन वो नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, सैंपल उससे भी तेज आ रही है, ठीक है। तो तब आप सोचेंगे कि मैं कितना अनफोल्ड करूं तो मेरी टाइमिंग मीट हो जाती है, क्योंकि जब मैं अनफोल्ड करूंगा तो इसका क्या फायदा है, अब मैं 3 सैंपल एट द सेम टाइम प्रोसेस कर सकता हूं, ठीक है। सो ये जो नया ग्राफ है इसको मैं 3 सैंपल इकट्ठे दे सकता हूं। सो लेट्स से कि ये मेरा जो डिजाइन था ये 50 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा था, ठीक है। सो मैंने ये डिजाइन बनाया, ये भी 50 मेगाहर्ट्ज पे लेट्स से चल रहा है, ठीक है। सो अगेन मेरे क्लॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इधर जो मेरे पास इनपुट आ रही थी वो एक सैंपल थी, और अब 3 सैंपल पैरेलल में आ सकते। इसका मतलब है अगर मुझे पीछे से 150 मेगाहर्ट्ज पे सैंपल आ रहे हैं ना, तो मैं उनके 3 इकट्ठे उठाऊंगा, इसको इनपुट पे दूंगा, 3 इकट्ठी आउटपुट्स उठा लूंगा इसके, ठीक है। सो इसका मतलब अब मैं 150 मेगाहर्ट्ज पे चलाने के काबिल होगा। सो इट विल डिपेंड ऑन कि आपके पास पीछे से सैंपल कहां से आ रहे हैं, और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सैंपल किस स्पीड पे आ रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आप अगर हमने कहा था कि रिसीवर बना रहे हैं तो इट विल डिपेंड ऑन कि आपकी IF क्या है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो भी आप बेस बैंड से IF पर लेके गए तो आप इसको बेस बैंड सैंपल भी कर सकते हैं, इसको नाइक्वस सैंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बेस बैंड सैंपल करें तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि आप इससे स्लो नहीं कर सकते, दिस इज द मिनिमम जिस पर आपने चलाना है, ठीक है। फिर ये इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ की बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है। हो सकता है आप बेस बैंड प्रोसेसिंग कर रहे हो, लेकिन बेस बैंड पे आपकी अब बैंडविड्थ जितनी है उसके डबल तो आपको जाना ही है, ठीक है। तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया तो आपने मीट करना है, उसको प्रोसेस करनी। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई आपके पास पीछे से क्या चीज आ रही थी। इसी तरह अगर आप लेट्स से कोई वीडियो को प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, तो अगर आप वीडियो जो प्रोसेस कर रहे थे वो 640x480 है और उसके अलावा 20 फ्रेम्स पर सेकंड आ रही है लेट्स से, ठीक है, तो दिस इज योर रेट जिस पर इनपुट आ रही है, ठीक है। इससे स्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे एक पिक्सल आ रही होगी, ठीक है। सो अगर एक पिक्सल जो है वो 10 बिट की है या एक पिक्सल 8 बिट की है, ग्रे स्केल इमेज है, तो इसका मतलब है 8 बिट्स इस रेट पर आ रही है 640x480 × 20 पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अब अगर आप कहते हो नहीं मैं
हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ और लेट से वो 1020 बाय वो क्या होती है, जितना भी क्या होती है याद है किसी को, 1080 बाय समथिंग होती है, ठीक, चलो 768, ठीक। सो अब आपका डाटा रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया उसकी निस्बत, लेकिन स्टिल आपने चलाना है। लेट से आपने एक हार्डवेयर बनाया था जो 640 बाय 480 पे ठीक चलता था पूरा, ठीक है, लेकिन आपने जब उसके आगे उसको HD पर लेके जाने लगे तो आपको लगा कि ये आगे जो भी मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ वो उसका डाटा फ्लो ग्राफ जो बनता है उसके अंदर ऐसे लूप्स हैं जिनका इटरेशन पीरियड बाउंड ही नहीं पूरा हो रहा है इससे, ठीक है। तो आप क्या करें, ठीक है, तो वहां पर स्टिल आपके पास डिजाइन ऑप्शन होगी। आप कहेंगे कि नहीं, यहां पर दुनिया खत्म नहीं होती, यहां पर मैं अगर इसको अनफोल्ड कर लूंगा तो मैं ज्यादा स्पीड पे चला सकता हूं। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अनफोल्डिंग फोल्डिंग सीखें, क्योंकि आप उसके बाद ये वाला काम कर सकेंगे, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर हुई, ठीक। सो वो आएगा आपके कभी पेपर में हुआ तो मेरी तरफ से आ जाएगा कि कितनी दफा अनफोल्ड करना है। हो सकता है कि मैं मतलब क्वेश्चन में आपसे खुद आपने फिगर आउट करना हो कितनी दफा अनफोल्ड करना है, तो आपने फिगर आउट करना हो तो ऐसे फैक्टर्स पे करेंगे कि आपकी क्या स्पीड चल रही थी और कितनी। ओके, सो ये आपका एक्चुअल ग्राफ था। हमने इसको 3 दफा अनफोल्ड किया, 3 दफा अनफोल्ड किया, तो अभी हमने ये एजेस नहीं बनाए, ठीक है, ये एजेस और डिलेज लेट से नहीं बनाए, हमने सिर्फ ये काम किया कि हमने 3 दफा ये नोड्स बना दी, ठीक है, क्योंकि इधर 3 नोड्स थी, हमने कहा कि हम इधर भी 3 नोड्स बना देंगे। हमने कहा ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये B0 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C0 है, ये C1 है, ये C2 है। अब आपने हर एज के लिए क्या करना है, आपने देखना है कि यार A से B तक मेरा एज जाता था और उस पर डिले कितना था, 1 का डिले था, ठीक है। सो आपका W आपके डिलेज थे, वो आपका हो गया 1, 3 टाइम्स आपने अनफोल्ड किया है, तो आपका फॉर्मूला जो था ना वो ये था कि आपने ये वाला, ठीक है, कि J 2 फॉर्मूले थे, J प्लस W बाय J और J प्लस W परसेंटेज J, ठीक है। सो मैं वापस इधर आ जाता हूं, इधर मेरे पास अब A0 पे मैं आया तो मेरे पास था J प्लस W परसेंटेज J, इस वाले नंबर पे मैंने आगे जाना है, ठीक है। सो अब A से B वाला नोड है तो B के किस वाले से कनेक्ट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, ये कैपिटल J है, ठीक है। सो J टाइम्स अनफोल्ड किया, सो J कैपिटल J क्या है, 3। नहीं A0 B1 पे नहीं जाएगा, यही तो कैलकुलेट करेंगे, जाएगा किस पे अभी हमें नहीं पता, इस फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। सो J3 पे था, W इस केस में क्या था, 1 था, ठीक है। सो वेट आपका डिले 1 का आ गया, और J क्या है, J इज 0, क्योंकि A0 का अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। सो अब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 और इसका रिमाइंडर मैंने ले लिया 3 से। सो क्या बचा, 3 से रिमाइंडर लिया तो क्या बना, ठीक है, 3 zeros are 0 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको मुझे B1 से कनेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा था इसका डिले कितने आएंगे, उसके लिए मुझे ये इसी काम में 1 रिमाइंडर 3 था, 1 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर डिले डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज फील हो रही होगी कि इट्स नॉट इजी टू फिगर इट आउट, बट क्योंकि एक फॉर्मूला है तो अब हम आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हमने खुद फिगर आउट करना हो कि मैं किस चीज को किससे कनेक्ट करूं, ठीक है, मैंने आपको उस फॉर्मूले के पीछे डेरिवेशन नहीं बताई, ठीक है, कि वो कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है, वो ऑब्वियसली थोड़ी सी इसकी निस्बत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो मैं उसमें आपको इस वक्त नहीं डालना चाहता, ठीक। लेकिन अगर बट योर टास्क इज सिंपल, अगर आपने अनफोल्ड करना हो तो उसमें साइंस नहीं है, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, उसको आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये नया ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सो अब ये समझ आ गई ना कि ये ग्राफ कैसे बन, यही काम अब आप ये वाला एज हो गया, ठीक है। अब आप B0 पे आ जाए, फिर उस पे आ जाए C0 पर, फिर A1, फिर A2 पर, ठीक है। तो आपने इस सैंपल के साथ क्या करना है, इस सैंपल के साथ क्या करना है, इस सैंपल के साथ, आप अगर इसको अप्लाई करेंगे आपके पास ये ग्राफ बन जाएगी। जब आपके पास ये वाला ग्राफ बन जाए, अब आपका काम सीधा हो गया। अब आप क्या करें, अब आप सिंपली इसको हार्डवेयर पे कोड कर दें और आपका काम होगा जी। C1 क्या, ये वाला ग्राफ किस तरह आया है, अब ये C से जा रहा है A पर,
ठीक है। तो लेट्स से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C1 आप कर रहे थे, ठीक है, तो आपका U बन गया C, U से V के लिए हमने फॉर्मूला बताया हुआ, तो हम C से A के एजेस पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हम C1 पे हैं तो आपका J हो गया 1, ठीक है। C से जो आपके A पर आ रहा था एरो, उसका वेट, उस पर कोई डिले था नहीं था, ठीक है। J आपका 3 रहा, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूं, और अगेन आपका J प्लस W रिमाइंडर J, कैपिटल J लेना हमने सबसे पहले। तो इससे हमने क्या किया, हमने कहा J1 पुट किया, W 0 पुट किया, इसका रिमाइंडर हमने ले लिया 3 से। क्या आया, 1 को 3 से डिवाइड करें, 3 0 0, आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया, ये 1 बन गया, ठीक है। 1 बन गया, इसका मतलब है कि C1 को आपने, आप CA पे जा रहा था, अब A के हमने कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम कैलकुलेट ये कर रहे थे A 0 से करना है, A 1 से करना है, A 2 से करना है। तो आपके पास आ गया कि A जिससे करना है ना, उसका इंडेक्स 1 है, ठीक है। सो हमने कह दिया A के 1 के साथ करो। फिर हमने इस पे देखना था कि इस पे रजिस्टर डालना है कि नहीं, कितने डिले डालने हैं, ठीक है। सो हमने कहा कि अच्छा इसको इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 3 जो है वो आपके पास पॉइंट्स में कुछ आ गया, और उसको फ्लोर किया तो वो आपके पास 0 आ गया, हम इसके ऊपर कोई डिले नहीं डाल, ठीक। तो ये इस तरीके से आप करेंगे ना, तो बेसिकली अनफोल्डिंग जो है ना वो जरा वो इजी है, ठीक है। अगर आप फोल्डिंग में थोड़ा सा मजीद सोचना पड़ता है, ठीक है। अनफोल्डिंग में ट्रांसफॉर्मेशन की हमने पीछे बेसिस नहीं पढ़ी, बट हमने कहा कि हमें वी नो द फॉर्मूला, जिसको मैं अप्लाई करूं तो उसके बाद मैं जितने टाइम्स भी अनफोल्ड करना चाहूं, मैं एक DFG को उठा के, डाटा फ्लो ग्राफ को उठा के अनफोल्ड कर दूंगा, और अनफोल्ड करने के बाद मेरे पास नया ग्राफ आ जाएगा। उसको फर्दर रीटाइम करना हो तो हम रीटाइम कर सकते हैं, आगे पीछे डिले मूव करना तो हमें आता है ना कि हम किसी भी नोड से पीछे आगे डिले मूव करना हो तो वो कर सकते हैं। तो आप रीटाइम करने के बाद उसको सिंपली कोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोड करेंगे तो आपका हार्डवेयर, अब आप ज्यादा डाटा रेट के ऊपर चीज को चला सकते हैं, ठीक है। यानी ज्यादा सैम्पलिंग रेट से फास्ट आप चीज को चला सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एग्जांपल होगी एक और, ठीक है। इसी तरह खैर कुछ एग्जांपल्स में छुड़ा के जा रहा हूँ आगे, बेसिकली इसी की फर्दर एग्जांपल्स हैं स्लाइड्स में, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये फीडबैक पाथ था तो इसको आपने 2 हिस्सों में अनफोल्ड किया है, ठीक है, तब क्या होगा। सो अब आप लेट से, अब इसमें लूप्स आ रहे हैं ना, तो ये आपके फीडबैक पाथ है, ठीक है। सो ये आपका सिंपल IAR फिल्टर है जिसमें आप इस तरह भी मल्टीप्लाई करें। सो अब इसका जो लूप बाउंड है आप उससे बेहतर नहीं अगर हो पा रहे थे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको उठा के अनफोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज FPGAs के ऊपर ना और भी यूजफुल हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि FPGAs के ऊपर, मतलब अगर ASIC पे जा रहे हैं तो तब तो आप इसके फीडबैक पाथ जो पूरा बन रहा है इसको क्या कर सकते हैं, बार बार मैं बता चुका भाई, रीटाइम के अलावा क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये पूरा क्रिटिकल पाथ बन रहा था, ठीक है, कट सेट और रीटाइमिंग के अलावा क्या कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ASIC पे लेके जाना, क्या करूंगा, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन ट्री लगाएंगे। हम कहेंगे कि यार नहीं, ये पूरा जो काम है इस पे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 एडिशन हो रही है, तो हमने 2 मल्टीप्लायर डिवाइडर नहीं लगाने, हम इसके लिए पूरे को कंप्रेशन ट्री बनाए, और कंप्रेशन ट्री के बाद इधर मेरे पास पार्शियल सम पार्शियल कैरी आ जाते हैं, उनको मैं पार्शियल सम और पार्शियल कैरी ही रखूं, और इस पूरे के सिस्टम को मैं इस तरह से जाऊं, ठीक है। तो ASIC के ऊपर तो ये वाला काम हम कर सकते हैं, पार्शियल सम पार्शियल। FPGA के ऊपर पार्शियल सम पार्शियल कैरी जो है ना वो इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे फुल एड्रेस लगते हैं, ठीक है, और FPGA पे मल्टीप्लायर वगैरह तो ऑलरेडी बने पड़े, ठीक है। सो आप एम्बेडेड मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट यूनिट जो है ना, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर सके और ऐड कर सके, हम उनको रीयूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी हमने FPGA का आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इनको भी थोड़ा सा स्किप करूंगा, और मैं फिर इसके बाद जब हम FPGA के आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे तो फिर हम शायद इनको थोड़ा सा कुछ चीजों को रीलुक करेंगे, क्या फायदा हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या है, उसके पास आपके पास वाकई मल्टीप्लायर पड़े हुए हैं और एडर पड़े हुए हैं और उनके आगे रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आप इफेक्टिवली रीयूज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये कुछ चीजें फिर मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा अगर मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, डाटा फ्लो ग्राफ है, तो अब आप अनफोल्डिंग और रीटाइमिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटर यूटिलाइजेशन
ऑफ कि आप अज्यूमिंग कि आपके पास एफपीजे के अंदर मल्टीप्लायर फॉलोड बाय रजिस्टर अवेलेबल है, एडर फॉलोड बाय रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है। सो अब आप चाहते हैं हर मल्टीप्लायर और एडर के बाद आपका रजिस्टर लगाओ। सो ये ओरिजिनल डिजाइन था जिसके अंदर आपके 6 डिलेज थे, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, हमने रीटाइमिंग भी पढ़ ली हुई है, अब हमने अनफोल्डिंग भी पढ़ ली हुई है, तो आप पहले तो इसको रीटाइम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 रजिस्टर हैं तो आपके पास इफ यू हैव रजिस्टर्स टू प्ले अराउंड तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। तो हम इसको इस तरीके से रीस्केड्यूल कर सकते हैं कि हर यूनिट के बाद मेरे पास 2-2 रजिस्टर आ जाए, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली हम अनफोल्ड करना चाह रहे हैं बाय 2, तो वो 2 जो है वो ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसको क्या करें, हम इन 2 रजिस्टर्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। इधर मूव करेंगे तो इधर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। इससे आगे मूव कर दिया 2 को, इधर से आगे मूव कर दिया तो आपके पास ये वाला ग्राफ बन गया कि 2 इधर आगे, इधर से इधर इनको वापस मूव कर दिया, ये आपके पास 2 रजिस्टर, तो हर जगह पर आपके पास बेसिकली 2-2 रजिस्टर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है कि अब आप अनफोल्ड कर दें बाय 2, ठीक है। तो जब आप अनफोल्ड बाय 2 करेंगे तो आप बेसिकली इसके हर मल्टीप्लायर एडर के बाद आपके पास सिंगल इंस्टेंस आ जाएगा, और सिंगल इंस्टेंस आ जाएगा तो आपके पास चीज जो है, जो आपका एफपीजे का मल्टीप्लायर प्लस एडर था उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। सो ये तो थी अनफोल्डिंग, ठीक है। सो अनफोल्डिंग में आप क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू पैरेलल प्रोसेसिंग में अगर इसके 2 तरीके हमने पढ़े हुए थे, एक हमने सी स्लो टाइमिंग भी पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि 2 चीजें पैरेलल में लगा दें, लेकिन वो सी स्लो में ये था कि आप 2 इंडिपेंडेंट डाटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही डाटा स्ट्रीम को पैरेलल चलाना हो फिर आपको अनफोल्डिंग करनी है। और अनफोल्डिंग में असल में होता ही है कि इट्स नॉट रिवील, जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपसे ये ग्राफ से ये कैसे बने, ठीक है। आपको अगर कोई कह दे कि यार ये ग्राफ है इसको पैरेलल में चलाओ, आप खुद सोचेंगे तो इस ग्राफ से पैरेलल में पहुंचना इतना इजी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मल तरीका पढ़ लिया कि अगर जितने टाइम्स अनफोल्ड करना है उतने टाइम्स आप इसी ग्राफ की नोड्स की कॉपियां बना दें, और हर एज के लिए आप देख लें कि A0 के लिए अगर इधर से इधर तक A से B तक एज जा रहा था तो A0 के लिए भी वो निकालें, A1 के लिए भी निकालें, A2 के लिए भी निकालें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा और ये किधर जाएगा, और हर एक के ऊपर डिले कितना आएगा, और जब वो बन जाएगा तो ये आपका अनफोल्डेड ग्राफ होगा, और देन इसको सिंपली कोड कर दें और आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज है हमारी फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग जो है ना वो कब होती है, जब आपका जो सैंपल पीछे से जो डाटा रेट आ रहा है वो स्लो है और आप उससे ज्यादा क्लॉक स्पीड के ऊपर उसको चला सकते हैं, ठीक है। सो उस केस में हम चाह रहे होते हैं कि हम एरिया को बचाएं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल के तौर पे कहा था कि जो एक मैं कोरिलेशन वाला बना रहा था जिसके अंदर मुझे 32 मल्टीप्लायर्स चाहिए थे, कॉम्प्लेक्स विचेस काइंड ऑफ आपको 128 मल्टीप्लायर चाहिए, लेकिन एफपीजे पे उतने नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पीछे से जो डाटा आ रहा था वो स्लो रेट पर है, ठीक है। सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि नहीं, अगर मेरे पास नजर आ रहा है कि मैं फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बनाऊं वो नहीं चल सकता, तो यू कैन अनफोल्ड इट, ठीक है, सॉरी फोल्ड इट, ठीक है। और फोल्ड करके आप क्या कर सकते हैं, सेम मल्टीप्लायर एडर को मल्टीपल कामों के लिए बार बार यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस किस्म का लेट्स मेरे पास अगर लेट्स से कि मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक मल्टीप्लिकेशंस करनी है, सिंपल मैं ये जो FIR फिल्टर टाइप वाला काम होता है, ठीक है, कि आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, डॉट प्रोडक्ट FIR फिल्टर सारों में क्या हो रहा होता है कि मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस हो रही होती है, ठीक है। तो मेरे पास लेट्स से कि जिसको हम यूं लिख देते हैं ना कि जो कि इसको यूं लिखने के बजाय मैं कहता हूं कि इसको पहले कर देते हैं, ठीक है, कि असल में मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे पास इस तरह से डिलेज हैं कुछ, ठीक है, और मैं पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं और इवेंचुअली मैं इन सबको ऐड करके रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां से सैंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि
जो मेरे पास ये जो मैं बनाना चाह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला काम करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये लेट्स से 4 ही है, ठीक है। सो ये अब 4 टाइप का फिल्टर है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं इसको एक ही मल्टीप्लायर और एक ही एडर से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं एक मल्टीप्लायर लगाऊंगा और एक एडर लगाऊंगा। लेट्स से मेरे पास इसको करने के लिए 4 साइकिल्स अवेलेबल है, ठीक है। सो मैं चाहूंगा कि इधर जो वेट मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं ए बी सी और डी, ठीक है। और ये आपके पास एक्स ऑफ एन था, यहां पर एक्स ऑफ n - 1 बन गया और वो आगे x of n - 3 बन गया, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इससे पिछले वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। तो मेरे पास एक्चुअली बेसिकली ये तो मुझे चाहिए कि मुझे किसी तरह x of n के 4 सैंपल्स मेरे पास पड़े, यानी कि उससे पिछला वेरिएंट भी पढ़ाओ, 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 ठीक है। तो ये आपका ये स्लो क्लॉक पे चल रहा है। ये मतलब इसका मतलब है कि ये 4 साइकिल पुराना, क्योंकि अब हम 4 टाइम्स फास्ट चल रहे हैं, तो इसके अंदर अब मेरे पास 4 साइकिल पुराना जो भी x of n, क्योंकि x of n चेंज हो रहा है 4 साइकिल के बाद, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग रेट पे आ रहा है और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं उससे 4 गुना स्पीड पे, ठीक है। तो ये स्लो क्लॉक पे चल रहा है, यानी कि ये लेट से कि ये 20 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है और हम 80 मेगाहर्ट्ज के ऊपर इसको प्रोसेस करना जा रहे हैं। सो ये 20 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि हर क्या लें कि इसके जब एक क्लॉक आगे जाएंगे उतनी देर में हम नीचे 4 क्लॉक साइकिल गुजर चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पड़ा हुआ है x of n, ये और ये फिर x of n - 1 - 2 - 3, ठीक है। सो आपको बेसिकली ये आखिरी वाला रजिस्टर नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहां पर आप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पास 4 सैंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने जिनसे मल्टीप्लाई करना है वो क्या चीजें हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब आप करना ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं इन सारों को पैरेलल में मल्टीप्लाई करूं, फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बनाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 साइकिल हैं, पहले साइकिल में ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और वो ऐड हो जाए, ठीक है। फिर अगले साइकिल में अगले दोनों मल्टीप्लाई हो जाए और वो सी रिजल्ट में ऐड हो जाए, उसके बाद अगले दोनों मल्टीप्लाई हो जाए उसी रिजल्ट में ऐड हो जाए, उससे अगले दोनों हो जाए उसी रिजल्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। सो मेरे पास मल्टीप्लायर जो है इसकी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ठीक है। और मैं चाहता ये हूं कि जो एडर है ना वो सिंपली जो भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है पिछले रिजल्ट में ऐड करते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट, ठीक है। कि आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ऐड करते जाए, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो क्या हार्डवेयर बन सकता है इसका, ये जो चीज हम करने जा रहे हैं ये कहलाती है फोल्डिंग, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्लाइड्स मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ फिगर आउट करें क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूं पहले साइकिल में ये और ये, अब मल्टीप्लायर की 2 इनपुट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। मैं चाहता हूं पहले साइकिल में इधर से ये आ जाए, इधर से ये आ जाए, दूसरे साइकिल में इधर से ये आ जाए, इधर से ये आ जाए, तीसरे साइकिल में ये आ जाए, ये आ जाए, चौथे साइकिल में ये आ जाए, ये आ जाए। तो क्या हो सकता है इसकी, क्या कर सकते हैं? अगर तो मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया तो अब अगली दफा मुझे ये चाहिए, तो ये तो लग गया, मतलब एक तार पे 2 तारें तो नहीं तय हो जाती, ठीक है। एक काउंटर लग सकता है जो क्लॉक साइकिल को काउंट करो, और ये तो फ्यूचर के तो नहीं, तुम तो प्रेजेंट के वो मान गए। अच्छा, इन चारों पे आप कह रहे हो कि एक मार्क्स लगा दें, जबरदस्त। और एक इसके अलावा काउंटर लगा दूं जो कि क्या कर रहा हूं, जो हर दफा इंक्रीमेंट कर रहा हूं, पहली दफा 0, अगली दफा 1, अगली दफा 2, अगली दफा 3, ठीक। और इसको टाई कर दूं इधर, और दूसरी साइड पे भी हमें एग्जैक्टली यही चीज चाहिए, ठीक है। इसी को आप ब्लैक लाइन बना दें, ठीक है।
सो अब क्या होगा, हर क्लॉक साइकिल पे आपके पास, सो ये जो पार्ट है ना, अमूमन हम वैसे इनको कहते हैं कंट्रोल सिग्नल है कि कंट्रोल कैसे करेंगे, लेकिन और ये जो हिस्सा है ना जो डेटा को आगे भेज रहा है, इसको हम कहते हैं डेटा पाथ। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाकर डिवीजन बनाएंगे कि एक चीज होती है डेटा पाथ, एक चीज होता है कंट्रोल। सो इस केस में कंट्रोलर बड़ा सिंपल है कि आपने एक एक करके उठाना ही है। बास केस में ये कंट्रोलर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, जो कि हम आगे वाली एग्जांपल में करेंगे। लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं तो अब क्या हमने अचीव कर लिया कि पहले ये काउंटर था, लेट्स से मैं 2 बिट का काउंटर बनाता हूं, ठीक है। सो मैंने रीसेट पे 0 कर दिया, जैसे ये चलना शुरू होगा तो ये 0 0 को मल्टीप्लाई करेगा और लेट से इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका रीसेट बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इसमें गार्बेज वैल्यू ऐड होती रहेगी, ठीक है। सो इसको शुरू में हमने रीसेट कर दिया, इधर से 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी में ऐड हुआ, तो ये तो 0 था उस वक्त, आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अगले साइकिल में 1 1 1 जो है वो b से मल्टीप्लाई हुआ, जो भी 1 पे आ रहा था सैंपल वो इसके अंदर ऐड हो गया। अगले साइकिल में 2 2 से c से मल्टीप्लाई हुआ, 3 उससे अगले में 4 d से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर आप इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास सैंपल आ गया, ठीक है, ये आप आगे मूव कर देंगे। और 4 साइकिल के बाद क्योंकि नया इस पूरे ने शिफ्ट हो जाना है, ठीक है, 4 साइकिल के बाद इस पूरे ने शिफ्ट हो जाना है और उसके बाद आप दोबारा यही कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। तो ये काउंटर तो क्योंकि एक दफा 0 से 3 तक पहुंचा तो दोबारा 0 से 3 पे जाना शुरू हो जाएगा, तो ये अगले साइकिल से दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। तो आप इसको आगे मूव कर देंगे और इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। हर 4 साइकिल के बाद आप कहेंगे कि ये मेरी आउटपुट है, ठीक है, और अब मैंने इसको रीसेट कर दी, ठीक है। मे भी इधर से आप जब भी काउंट इक्वल टू 3 हो तो आप इसको क्लियर कर दें, तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कि आपने लेट से इसको इक्वल टू 3 के ऊपर क्लियर कर दिया। तो ये यहां से कोई मे बी 0 पे या इक्वल टू 3 पे मैंने इसको लेट से क्लियर कर दिया, ठीक। तो ये आपका एक छोटा सा एक सर्किट है जो कि हमने, ये दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग, ठीक है, ये कहलाती है फोल्डिंग। कि अब आपने फोल्ड करके एक मल्टीप्लायर और एक एडर को यूज करते हुए ये काम कर लिया। ये क्योंकि सिंपल फीड फॉरवर्ड पाथ था तो इसमें फोल्डिंग निस्बतन आसान है, ठीक है। जब आपका थोड़ा सा डेटा फ्लो ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो तब आपकी फोल्डिंग में कैसे करेंगे वो हम अब आगे देखना चाहेंगे कि वो कैसे होगी, ठीक है। ओके, कंट्रोल टैब, अब हम आए थे फोल्डिंग में, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि फोल्डिंग के लिए आपको एटलीस्ट सैम्पलिंग रेट से डबल होना चाहिए क्लॉक स्पीड, क्योंकि डबल है तो इसका मतलब है कि आप 2 सैंपल कम से कम प्रोसेस, सॉरी अगर डबल है तो आपके पास एटलीस्ट 2 साइकिल है, ठीक है, कि आपके पास सैंपल आया है तो आप उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी जो किया था ये सिंपल एक मल्टीप्लायर एडर पे फोल्ड कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस तरह करें, आपके पास हो सकता है कि 4 साइकिल ना हो, 2 साइकिल हो, ठीक है। इसी एग्जांपल में हमारे पास 4 हमने टैप का फिल्टर बनाना था लेकिन हमारे पास 4 ही साइकिल थे, मैंने ये सिंप्लीफाइड असम्पशन ली हुई थी। लेट्स से कि आपके पास 4 टैप का फिल्टर है लेकिन आपके पास साइकिल 2 है उसको करने के लिए, तो तब आप इसको 2 से फोल्ड कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लायर 2 एडर लगाएं, ठीक है, और उनको इसी तरह मकसद से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और वो फिर सिलेक्ट लाइन के लिए आपको कोई कंट्रोल की लॉजिक बनानी पड़ेगी कि ये कैसे चल रहा हो, ठीक है। सो एट मिनिमम आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से ट्वाइस हो आप, और एट मैक्सिमम जितना मर्जी हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। सो फोल्डिंग क्या है? फोल्डिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग अ टाइम मल्टीप्लेक्स आर्किटेक्चर एंड अ स्केड्यूल ऑफ मैपिंग मल्टीपल ऑपरेशंस ऑफ अ डीएफजी ऑन फ्यूअर हार्डवेयर कंप्यूटेशनल यूनिट्स। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, टाइम मल्टीप्लेक्स आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आप टाइम में मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि साइकिल 0 पे एक मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, साइकिल 1 में कुछ और कर रहे हैं, साइकिल 2 में जो अभी हमने मल्टीप्लेक्सर लगा के हर साइकिल को काउंट करते हुए काम किया, दिस इज कॉल्ड टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। कि आप टाइम के अंदर चीजों को डिफरेंट एक ही यूनिट के ऊपर मल्टीपल चीजें यूज करें, ठीक है। और फिर एक तो आपने वो आर्किटेक्चर बनाना है जो कि हमने बना लिया, और दूसरा उसका स्केड्यूल ऑफ मैपिंग, जो कि हमारे केस में स्केड्यूल क्या था कि वो जो काउंटर था ना वो स्केड्यूल कर रहा था कि 0 नंबर वाले साइकिल पे इधर से क्या उठेगा,
इधर से क्या उठेगा, 1 नंबर वाले साइकिल में इधर से क्या उठेगा उधर, क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल थी तो इसमें स्केड्यूलर बहुत सिंपल था, सिंपल एक काउंटर से काम हो गया। कोई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आएगी तो हम देखेंगे कि उसमें ये फॉर्मली कैसे निकाला जा सकता है उसका स्केड्यूल। तो ये इतना सीधा नहीं होता जब आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन जाता है थोड़ा सा, ठीक। तो उसको हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, फोल्डिंग फैक्टर क्या है? फोल्डिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ शेयर, यानी कितने टाइम्स फोल्ड करेंगे का मतलब है कि लेट्स से अभी जिस तरह हमने 4 टाइम्स फोल्ड किया, ठीक। सो जितने उस एक यूनिट के ऊपर कितने टोटल ऑपरेशन होंगे वो आपके 4 होंगे, ठीक है, इस जो हमने लास्ट टाइम किया था, अदरवाइज आप देख लोगे, ठीक। और फोल्डिंग सेट और फोल्डिंग स्केड्यूलर इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ डीएफजी मैप्ड ऑन अ सिंगल कंप्यूटेशनल यूनिट। तो एक अभी जिस तरह हमने मल्टीप्लायर लगाया हुआ था उसके ऊपर क्या सीक्वेंस चल रहा है, तो उस पर हमने सीक्वेंस रखा हुआ था। हमारे केस में 0 1 2 3 सीक्वेंस था कि पहले में 0 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तीसरे में थर्ड सैंपल आ जाए, सेकंड सैंपल आ जाए, थर्ड सैंपल आ जाए, इस तरीके से हम चल रहे थे। लेकिन अभी आगे हम देखेंगे कि ये स्केड्यूल तक पहुंचना जो है वो इतना ट्रिकी नहीं है, बल्कि मैं अभी जो अगली एग्जांपल्स होंगी उनमें अज्यूम कर रहा हूँ कि स्केड्यूल हमें किसी और ने बना के दे दिया है और फिर आप उसका हार्डवेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है। और स्केड्यूल वाला पार्ट जो है वो शायद हम फिर हो सकता है अगली क्लास में, ठीक। सो ये एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने ये काम करना था, ठीक है, जो कि पहले तो हमने एक फिल्टर ली, ये दूसरी एग्जांपल है कि x1 प्लस x2 प्लस a1 x3 इंटू होल इंटू a2 करना है, ठीक है। सो अगर ये आपकी आउटपुट आ रही थी, ठीक है, तो अगर तो मैं फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बना रहा होता तो मुझे क्या करना था, मुझे x1 प्लस x2 करना था, एक एडर लगा दिया x1 प्लस x2, ठीक है। उसमें मैंने ऐड करना था a1 x3, एक और एडर लगा दिया, एक मल्टीप्लायर लगा दिया a1 इंटू x3 का, ठीक है। सो ये x3 आ रहा है, उसको a1 से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इस पूरे को a2 से मल्टीप्लाई करना था तो एक और मल्टीप्लाई। सो फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बनाना तो हमने देखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अगर आपके पास कंप्यूटेशन स्टेप सामने लिखा हो, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि ये सिंगल मल्टीप्लायर सिंगल एडर के साथ ये काम करो, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे फिगर आउट करना है कि ये काम कैसे होगा। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं कह दूंगा इसको लेट से फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, तो मुझे एक मल्टीप्लायर चाहिए, एक एडर चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मैंने ये फिगर आउट करना है कि इस मल्टीप्लायर की भी 2 इनपुट्स हैं, इस एडर की भी 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो मुझे ये फिगर आउट करना है कि इस इनपुट पे क्या क्या चीज आएगी, ठीक है। तो हम उधर मल्टीप्लेक्स लगा सकते हैं। तो लेट से कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले, अब मेरे पास मल्टीपल साइकिल थे ये काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यार x1 जो है ना वो x2 में ऐड हो जाए। तो इसका मतलब है कि इस एडर के एक तरफ मुझे x1 चाहिए, दूसरी तरफ मुझे x2 चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। फिर मैंने कहा कि अच्छा अगले साइकिल में और इसी साइकिल में मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लाई होते हुए इसके पीछे भी एक बन गया, तो इधर x3 जो है इसको एक मिनट पॉज करना, एक कॉल ले लो।